मरहूम यासीन साहब की याद में रखा गया है, जिनके बारे में बातें तो बहुत सी हुई कि जिला स्थापना में इनका योगदान रहा, लेकिन कुछ बातें बताना जरूरी है। उनका बचपन का जिंदगी इसी स्कूल में बीता, जो सामने जो स्कूल है, हाई स्कूल का कैंपस है, इसी स्कूल में बीता। ये गांव, ये जिला बहुत ही इंटीरियर रहा है। बाढ़ के दृष्टिकोण से जब वो हाई स्कूल में एडमिशन लिए तो इस जिला में, इस सब डिवीजन में एकमात्र हाई स्कूल था पटगना हाई स्कूल। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो यहाँ से पैदल जाया करते थे वहाँ स्कूल, पटगना हाई स्कूल पढ़ने के लिए पैदल जाया करते थे। और बाढ़ के समय में नाव से भर छाती पानी हेल करके जाया करते थे। ये उनकी लगन थी। उनके बारे में अगर कहा जाए तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम इस सरजमीन पर आए अपनी जिंदगी बिताने को, हम इस सरजमीन पर आए अपनी जिंदगी बिताने को। मुझे क्या पता था कि मुझे इस सरजमीन को सींचना होगा। ये मिसाल हमारे अब्बा हजूर मरहूम मोहम्मद यासीन साहब पर बैठता है। जिस जमाने में वो यहाँ आए, उसके बाद हाई स्कूल के टीचर हुए मदनपुर हाई स्कूल के। उसी दौरान उनको दरोगा बनने का भी चिट्ठी आ गया। हाँ, हमारे बड़े चाचा मुखिया इब्राहिम साहब ने कहा कि नहीं, दरोगा में नहीं जाओगे, दरोगा लोग का हालत खराब हो जाता है बाद में। जो उस वक्त का मान्यता था, उन्होंने दरोगा की नौकरी छोड़ दिया। गुस्से में थे, बोले कि जाओ लॉ करो, लॉ पढ़ो। वकालत लोग कहते हैं कि पेशा है, लेकिन उनके लिए समाज सेवा था। समाज सेवा इस नजरिए से बहुत कम लोग जानते होंगे, या जितने लोग हैं वो जानते होंगे। उन्होंने कभी फीस फिक्स नहीं किया कि मैं केस का 500 रुपया लूंगा ही। कोई गरीब है 100 रुपया भी दे दिया तो उसका केस भी ईमानदारी से लड़ दिया। अगर कोई अमीर है 500 रुपया दिया तो उसका भी उसी ईमानदारी से केस लड़ दिया। पैसा के लिए वकालत उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने वकालत पैसे को भी समाज सेवा के रूप में लिया। जिस जमाने में वो अररिया के वकील बने, उस जमाने में लोग पढ़ने के लिए पटगना हाई स्कूल जाया करते थे। अररिया में भी स्कूल नहीं था, कॉलेज फारबिसगंज में था। इनके साथी या सहयोगी में अगर एक नाम न लिया जाए तो मुकम्मल अररिया जिला नहीं होगा। वो नाम है हलीमुद्दीन साहब, एक से MP, एक से MLA। वो एक तरह से कहा जाता था कि ये जोड़ा बैल है, जहां जाते थे दोनों जाते थे। इन लोगों ने एक सोच बनाया कि यहाँ भी एजुकेशन का हब बनना चाहिए। अररिया में सब डिवीजन हेडक्वार्टर, ये बहुत पुराना हेडक्वार्टर था। जैसे पूर्णिया जिला बहुत पुराना पूर्णिया जिला था, उसी तरह अररिया सब डिवीजन बहुत ही पुराना सब डिवीजन था। अंग्रेज के जमाने का 1927 का था, लेकिन स्कूल नहीं था। इन लोगों ने कोशिश कर करके हाई स्कूल बनवाया। उसके बाद था कि मैरिज लड़के थोड़ा दिक्कत हो रही थी, आबादी बड़ी थी, स्कूल एक। उसके बाद इन लोगों ने आजाद अकादमी का बुनियाद रखा और उसको बनाने के लिए अपने वकालत को छोड़कर रातों दिन चंदा करने के लिए निकलते थे इलाके में कि भाई एक संस्था है, इसमें सब आदमी पैसा दो ताकि ये बन जाए। कव्वाली भी कराया। उन सब को कराते हुए हमने एक चीज कहा कि वो वकालत को कभी पेशा नहीं समझे, समाज सेवा समझे और समाज सेवा के नजरिए से काम करते रहे। एक छोटे से गांव, एक छोटे से गांव का आदमी जो बाढ़ से हमेशा त्रस्त रहता था, और वो आदमी अररिया जिला में आज फख्र से कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब ने अररिया हाई स्कूल दिया, आजाद अकेडमी दिया, यतीम खाना दिया। जो यतीम खाना का नाम उस जमाने में ओल्ड पूर्णिया जिला में हर एक जगह के लोग जानते थे। आजाद अकेडमी का नाम सहरसा तक मशहूर था, बच्चे वहां से भी आते थे पढ़ने के लिए। ये हालात थे। जब देखा कि अब कॉलेज में लड़के जा रहे हैं फाजिलगंज पढ़ने के लिए, अररिया में कुछ नहीं है, फिर यही हलीम साहब और अब्बा ने, हमारे यासीन साहब ने मिल कर करके गंगा पंडित साहब से बात करके, संस्कृत के वो विद्वान थे,
उनको लेकर अररिया कॉलेज का बुनियाद डाला। और हम जगन्नाथ मिश्रा के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों के कहने पर इस कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट किया और आज जो कॉलेज काम कर रहा है। बातें बहुत सी हैं। पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के भी मेंबर रहे, शायद इन बच्चों को पता नहीं है, उसकी भी मेंबर है, मदरसा बोर्ड की मेंबर रहे और बहुत से संस्कृत विद्यालय को उन्होंने बनवाया। आज उर्दू के अंदर में जो मुस्लिम ट्रांसलेटर बहाल होता है, मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम का देन है कि आज उसमें मुस्लिम बहाल होता है। इसलिए कि पहला जो कैबिनेट डिसीजन है वह है अल्पसंख्यक की बहाली, जिसमें वालिद साहब हमारे समाल नबी सलाउद्दीन चौधरी से जाके बात किए कि नहीं, मुस्लिम उर्दू लोगों को बहाल करना होगा, नहीं तो मामला नहीं जमेगा। बोले क्यों? इसलिए कि बनारस यूनिवर्सिटी का एक ब्राह्मण उर्दू का हेड है, जब कश्मीर विश्वविद्यालय का उर्दू का हेड एक ब्राह्मण है, इसलिए मुस्लिम लोग करना होगा। और मुस्लिम लोग कर करके तब आज ट्रांसलेटरों की बहाली हुई। जगन्नाथ मिश्रा ने बात को माना। बहुत सी बातों को हम लोग नहीं जानते हैं या प्रचारित नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, वक्त की कमी है। लोगों ने कहा कि शायद डियाजी साहब के साथ को भी व्यस्तता कहीं जाना है, बात तो अधूरी ही रह गई थी, इसलिए कि डियाजी साहब जाने वाले थे। मेरे वालिद साहब आपके बीच के ही रहने वाले थे, गांव से संबंध शुरू से लगा रहा और हर शनिचर इतवार को वो आते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक वो हयात से रहे तब तक मैसा कोल से एक भी केस अररिया नहीं दिया। जो भी मामला होता था, जब समाज में हम हैं, कहा जाता कि जब 10 बर्तन कहीं पर रहता ढंढून तो करेगा ही, लेकिन उसको गांव में ही रोक लेते थे। और वो जो भी अररिया गया कहा कि जाओ तुम इतवार को रहेंगे, इतवार को मामला फाइनल होगा। और इतवार को आते थे और यहाँ बैठ के पंचायत करके लोगों की समस्याओं को हल करते थे। केस मुकदमा से मैसा कोल को हमेशा दूर रखा, कभी केस मुकदमा नहीं होने दिए। सामाजिक कार्यों के बाद 80 में उन्हें टिकट मिला, अररिया से नहीं मिलकर के कस्बा से टिकट मिला। कस्बा से विधानसभा के अंदर वो पहुंचे तो जो सामाजिक एक सोच था उनका, समाज सेवा का जो सोच था, वो कभी कम नहीं हुआ, वो और ज्यादा बढ़ गया। मदरसा बोर्ड के मेंबर बने, मदरसा कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, 2300 मदरसा को सर्जित किया गया था, जिस मामले में डॉक्टर मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगला बजट सेशन में हम उसे करेंगे। ये एक सोच थी। इसी क्रम में जब उर्दू सेकंड लैंग्वेज बना, कहा गया कि ट्रांसलेटर की बहाली होगी, तो उसमें आया कि उर्दू लोइंग अल्पसंख्यक की बहाली होगी। उर्दू लोइंग, जो उर्दू बोलने जानता है, लिखने जानता है, उसकी बहाली होगी। ये बात खटका इन लोगों को। किसी ने कहा कि सर अगर इस तरह का हो जाएगा तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेड जो है वो एक ब्राह्मण है, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो हेड है वो भी एक ब्राह्मण है, तब तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, सर्टिफिकेट लेके सब नौकरी ले लेगा। तो सलाउद्दीन चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर थे, समाल नबी साहब भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे उस जमाने में। उनके पास गए, जब उनसे बात की गई तो कहा गया कि शाम में चलिए डॉक्टर मिश्रा से बात किया जाए। कैबिनेट का डिसीजन हो चुका था कि उर्दू लोइंग अल्पसंख्यक की बहाली होगी। फिर इन लोगों ने बात किया, स्पेशल कैबिनेट बुलाया गया और स्पेशल कैबिनेट में यह पारित किया गया कि उर्दू लोइंग मुसलमानों की बहाली होगी। कुछ चीजों को हम लोग बिहारवासी भी नहीं जानते हैं, भूल चुके हैं। एक कमीशन बनी थी, मुस्लिम मालियाती कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन नाम नहीं रखा गया था उसका नाम रखा गया था मुस्लिम मालियाती कमीशन। वो स्पेशली मुसलमानों के लिए किया गया था, उनके फलाह व बहबूदी के लिए। जब डॉक्टर मिश्रा से बात हुई, 2-3 बातों में एक बात का ये मान लिए कि हाँ उनके लिए एक मालियाती कमीशन बनावेंगे हम। 80-81 के दशक में बना था, जिसके अंदर में ये प्रावधान रखा गया था
के 4 महीने का ट्रेनिंग दे करके बच्चों को उनको रोजगार के लिए 50,000 रुपया लोन दिया जाएगा, जिसमें से 40% माफ होगा, 30% देना होगा। इन सब चीजों के लिए हमेशा ये फिक्रमंद रहते थे। इन्होंने डॉक्टर मिश्रा को कहा कि बिजनेस करने के लिए मुसलमानों को जगह शहर में नहीं मिल पाता है, उसके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए। वो फाइल सीएम सेक्रेटरीट में कहीं न कहीं पड़ा हुआ है, वो फाइल आज भी पड़ा हुआ है सीएम सेक्रेटरीट में, कहीं गजल खाते में रखा हुआ होगा, जिसके अंदर में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ठीक है, चुनाव का समय आ गया है और लगातार अगर हम काम करते इस तरह से चले जाएंगे तो हमारी भी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इसको हम 1 साल के बाद कर देंगे। तो उस पद से हट गए थे। तो उन्होंने एक प्रारूप थे जो कि 10 नंबर वाटर टावर में मेरे डेरा पर, उस वक्त सिर्फ अब्बा उनके साथ थे, डॉक्टर मिश्रा थे, एक बना, उसका रोस्टर बना कि शहरों के अंदर में जितनी दुकानें बनेंगी वो 7% मुसलमानों के लिए रिजर्व रहेगा कि आपको देना है, जिसके अंदर में अब्बा ने आपको क्या कि 7% क्यों, हम 16% हैं। बोले कि आप देहात में 16% है, शहर में नहीं, अभी 7% रहने दीजिए। जो बाद की जो सरकारें आई नहीं हुई, हम इस वक्त राजनीतिक मंच नहीं की ज्यादा बोलेंगे इस मामले में। तो एक सोच उनकी हमेशा बनी रही कि कैसे अपने लोगों को बढ़ाया जाए, और उनके पास जो भी गया, चाहे संस्कृत विद्यालय वाले गए, कुर्सा काटा के उनको भी संस्कृत विद्यालय के लिए ठाकुर जी उस वक्त चेयरमैन या सेक्रेटरी थे, उनसे मदद करवाया, उनको संस्कृत विद्यालय खोलने में मदद किया, चाहे मदरसा बोर्ड के हो या शिक्षक हो, सभी को मदद किए निस्वार्थ भाव से। आज तक कोई राजनीतिक मंच के जो भी लोग हैं, उन्होंने कभी उनके तरफ उंगली नहीं उठा सका कि कहीं पर कोई बेईमानी नहीं किया है। आखिरी पीरियड में एक बात सिर्फ बताना चाहेंगे कि कितना निष्पक्ष और कितने साफ़गो थे, कितने क्लेवर वाले थे। जब वो अपने जिंदगी के आखिरी मरहला की ओर बढ़ रहे थे, जब वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में ले जाया गया, स्थिति हॉस्पिटल अलिया हॉस्पिटल की बड़ा अस्त व्यस्त थी, तो डॉक्टर एसआर झा ने कहा कि ऐसा करो कि गर्मी का समय है, बरंडा पर ही एक बिछावन लगा दिया जाए, यहीं पर इलाज होगा। उन्होंने कहा कि हम तो अपने कभी जिंदगी में बरंडा पर नहीं सोए हैं, मैं सोऊंगा तो रूम में, नहीं तो चलो यहाँ से चलो। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने कहा हमको कि जाओ घर, एक घर बना था नया, उसको सटवा लो, मेहमान आने वाला। 2 दिन पहले, मरने से 2 दिन पहले वो कहते हैं कि जाओ घर, वो जो टट्टी वगैरह है, जमीन वगैरह बनवा लो, उसको सटवा लो, मेहमान आने वाला। ऐसा लगा कि उनको एहसास हो चुका था कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, इसलिए काम कंप्लीट करा लो, मेहमान आने वाला है। और नमाज की पाबंदी उनको उनकी इससे ही पता चलती है कि जिस दिन वह इंतकाल किए, फजर का वक्त है, वजू किए, एक ही दिन वो बेहोश हुए, बाकी दिन वो होशो हवास में रहे, और एक ही बात को कहते रहे कि मौत आनी है, आएगी, परेशान नहीं होना, मौत बरहक है, और जब बरहक है तो मौत आनी है, इसलिए परेशान कोई नहीं होगा। फजर का नमाज वजू अपने से करके आए, हॉस्पिटल बिस्तर पर बैठ कर वजू का नमाज पढ़े हैं, दोनों सुन्नत भी पढ़ लिए हैं, फर्ज भी पढ़ लिए हैं। दुआ के लिए हाथ उठाए, लगता है कि आधा दुआ मांगे, आधा दुआ में ही वो बेहोश हो गए। बस वही एक दिन वो बेहोश हुए और 8 बजे शाम तक में वो इंतकाल कर गया। ऐसा लगता था उनको कि उनको पूरी जानकारी थी कि मेरा क्या होने वाला है, लेकिन वो हम लोगों को ही हिम्मत देते रहे, वो घबराए कभी नहीं। और घबराता वो आदमी नहीं है जो सच्चा होगा, जो ईमान का पुख्ता होगा, हर परिस्थिति में
कई बार ट्रेन पर आने जाने का मौका मिला, पटना जाने का साथ में, या साथ में दिल्ली जाने का। नमाज का वक्त हुआ, भाई साइड हटो। एक बार झंझट भी हो गया। वो भी एक मुसलमान ही थे, है बहुत नमाजी हो गए हैं, कजा पढ़ लिएगा तो नहीं होगा। दूसरा बेचारा एक दूसरे कास्ट का लोग था, उसने कहा कि उठता कि नहीं उठता तुम यहाँ से, 5 मिनट लगेगा नमाज पढ़ने में, खड़ा हो जाओगे तो क्या होगा, चलो हटो। तो नमाज की पाबंदी उनकी इतनी थी कि ट्रेनों में भी वो नमाज को कजा नहीं होने देते थे। यही वजह था कि आखिरी वक्त में भी वो लोगों को सिर्फ हिम्मत दिलाते रहे। पढ़ाई का सिलसिला ऐसा था कि अररिया में जो भी संस्था आज के डेट में नामवर है, चाहे अररिया हाई स्कूल हो, पटगना हाई स्कूल था, अंग्रेजों के जमाने का जो एक हाई स्कूल था इस सब डिवीजन में, आज जिला है ये, उस जमाने में सब डिवीजन था। एक पटगना हाई स्कूल था, जो वो यहाँ से बरसात में जाते थे, भर जांग भर छाती पानी हेल के जाया करते थे पढ़ने के लिए। जब वकालत शुरू किए तो हलीम बाऊ से उनके दोस्ताना हुए। ये दोनों आदमी लगभग एक सोच के आदमी थे। अब्बा की आदत थी कि जो बात होती थी गरज के बोला करते थे, और हलीम क्या कहता कि वो अस्थिर आदमी थे। तो इन लोगों ने सोचा कि आखिर यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सभी लड़के में ये, सभी गार्जियन में ये क्षमता नहीं है कि वो पटंगना भेज करके या फार्मिलन भेज करके पूर्णिया भेज करके पढ़ा ले। तो अररिया हाई स्कूल की स्थापना हुई और उसके सेक्रेटरी वो बने और पढ़ाई स्टार्ट किया गया। उसके बाद मदरसा लाइन का ही मामला था। भाड़े के मकान में यतीम खाना शुरू किया गया, और जो यतीम खाना इतना नामवर हुआ कि कम से कम आज जो पूर्णिया का मिशनरी है, पुराने जमाने के जितने लोग हैं वो यतीम खाना और आजाद अकेडमी दोनों संस्था को जानते हैं। बाद में एक मासूमात बेचारी थी रानीगंज प्रखंड की, उसने वो जमीन दिया मदरसा को, यतीम खाना को। इस जमीन में भी कुछ कंठा लगा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मासूमात ने जमीन दिया इन लोगों के कहने पर, अब्बा और हलीम बाबू के जाके कहने पर। उनको बाल बच्चा था नहीं, तो उन्होंने जमीन दिया। आज यतीम खाना का बिल्डिंग चमक रहा है, लेकिन नाम जो इनके जमाने में चमका था, ये उसके भी सेक्रेटरी थे, लेकिन वो नाम आज नहीं पा सके। तो अररिया के उसके बाद आजाद अकेडमी कायम किया गया। आजाद अकेडमी कायम करने के लिए दिन भर वो लोग वकालत में लगा रहते थे, केस मुकदमा की पैरवी में लगे रहते थे। शाम आए, शाम का नाश्ता किया, कपड़ा पहने, भाड़े का कोई भी गाड़ी मिला, निकल गए चंदा करने आजाद अकेडमी के लिए। ये फिक्र नहीं था कि मेरा मुवक्किल भाग जाएगा या मुवक्किल भड़क जाएगा, मेरे पैसे पे इसका बुरा असर पड़ेगा, ये इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। और बीरनगर बिसरिया तक, नरपतगंज तक ये लोग चंदा करने जाते थे, और वहां से सवेर में लौट कर आते थे या 12-1 बजे रात को लौट कर आते थे। और इस तरह करके उन्होंने आजाद अकेडमी को बनवाया। बारी आई कॉलेज की कि भाई यहाँ कॉलेज नहीं है, लोग फारिसगंज जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सभी आदमी सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को फारिसगंज भेज सके। डेली बस से आना जाना या ट्रेन से आना जाना था। तो गंगा पंडित से बातचीत हुई, वो एमए पास थे, संस्कृत के विद्वान थे वो, उनसे बात हुई। और सिर्फ ये 2 आदमी का ही देने, बाकी और लोग सहयोग में आए, चाहे अनिल बाबू हो या और भी जो लोग थे, अब्बास बाबू हो, जफीर बाबू हो, ये लोग सहयोग में आए। लेकिन अगवा ये दोनों बने। हाई स्कूल में कॉलेज को शुरू कर दिया। कॉलेज शुरू करने के बाद जब बिल्डिंग बनाने की बात आई तो चंदा किया गया इलाके में घूम घूम करके। उससे जब पैसा नहीं हुआ तो अररिया आजाद अकेडमी के सेक्रेटरी थे, आजाद अकेडमी के कैंपस में कव्वाली कराया गया जानी बाबू और कामनी देवी का। आखिरी कव्वाली में बहुत भगदड़ हुआ, कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया,
लास्ट में ये हालत हुआ कि ऑर्गेनाइजर हमारे वालिदार हमको टिकट लेके जाना पड़ा कव्वाली सुनने के लिए। हमारे परिवार का हर एक आदमी, हलीम बाबू के परिवार का हर एक आदमी कव्वाली सुनने गया टिकट लेकर के। एसडीओ अररिया प्रेसिडेंट थे अररिया कॉलेज के, उन्होंने डीएम को फोन किया कि कुछ लोग ये अररिया कॉलेज के लिए हो रहा कव्वाली, कुछ लोग इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एजुकेशन के वो भी शौकीन थे, उन्होंने पूरा बटालियन भेज दिया वहां से कि उस प्रोग्राम को जो डिस्टर्ब करे उसको मार कर पूरा कर दो, हम बुझ लेंगे। इस तरह करके अररिया कॉलेज को उन लोगों ने बनाया। कॉन्सेंट की बारी आई तो अब्बा उस वक्त एमएलए थे और अररिया कॉलेज की भी सेक्रेटरी, कस्बा कॉलेज की भी सेक्रेटरी। कस्बा कॉलेज का मामला जैसे तैसे निपट गया, अररिया कॉलेज का मामला अटक गया। अटका क्या, क्लर्कियल जॉब के लिए जब स्वीकृति की बारी आई तो 3 या 4 नाम को काट दिया गया। परवेज भाई साहब हमारे अररिया कॉलेज में, तो उनके नाम को रहने दिया। VL मिश्रा करके कमिश्नर थे, 4 आदमी का नाम काट दिया। कसाला का कुद्दूस, मंसूर साहब बटरवारी, वह एक ठाकुर जी थे, उनका नाम कट गया। अब्बा परेशान हो गए। अब्बा डॉक्टर मिश्रा के पास में गए कि ये क्या कर दिया, आप ऐसा कीजिए मेरे बेटा का नाम ही काट दीजिए। और कुद्दूस बेचारा गरीब आदमी है, बेचारा गरीब आदमी था, कसाला का था, उसको जरूर रख दीजिए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नहीं, सब रहेगा, वो 4 भी रहेगा। जब आप इतना कह रहे हैं, आप अपने बेटा कुर्बानी देने को तैयार है, लालच उनके दिल में नहीं था कि हम किया है तो मेरा ही बेटा रहेगा, ये कभी नहीं सोचे वो। अगर वो सोचते तो कहते कि मेरा बेटा का हो गया था, रूटीन वर्क के आधार पर, गवर्नमेंट पॉलिसी आधार पर तक चपरासी या फिर क्लर्क में नहीं दिया, कट गया, जाने दो। लेकिन बोले कि नहीं, लोग क्या कहेगा कि अपनी बेटा करा लिया, इन लोगों को छोड़ दिया। तब डॉक्टर मिश्रा ने उन 4 नाम को जोड़ा और स्वीकृति दिया। जब वो टाउन हॉल के सेक्रेटरी बने, अररिया टाउन हॉल जिसमें आज किसान भवन बना हुआ है, उसमें दुकानें देखते होंगे एक लाइन से बड़ी बनी हुई है। अगर दूसरा कोई सेक्रेटरी रहता तो अपने बेटा भतीजा के नाम पर दुकान ले लेता। लेकिन मेरे वालिद साहब का ही कहना था कि नहीं, अपना कुछ मत करो, लोग क्या कहेगा, दुनिया वाले के लिए करो। हमने आखिरी में कहा भी था कि एक दुकान मेरे ही नाम पर ले लीजिए, बोले कि नहीं, लोग क्या कहेगा। आज एक भी दुकान हमारे परिवार का या हलीम बाबू के परिवार का टाउन हॉल के इसमें नहीं है, सब लोगों को दिया गया। देहात की परिवेश के लोगों को दिया गया। जो लोग वहां दुकान करता था, शमशाद चाय वाले से पूछिएगा, तो लोगों ने उसको भगाने का बहुत कोशिश किया। अब्बा अड़ गए कि नहीं, वो गरीब आदमी है, वो हमेशा से 4 दुकान वहां पर चला रहा है, इसलिए वो जगह उसी को दिया जाए। एक मंसूर गोश्त वाले को देखा, वो वहीं पर गोश्त जबा करता था, लोगों का कहना था कि नहीं, उसको नहीं दिया जाए। एक छोटा पार्ट बना के बोले कि उसको देना है, वो यहाँ पर कारोबार करता है, भगा देंगे तो इस गरीब का होगा क्या, इस गरीब का घर कैसे पाला जाएगा, इसका बाल बच्चा कैसे पाला जाएगा। उनका ये सभी कभी ये सोच नहीं रहा कि परिवार के लोगों को घुसा दे, जिसका फल ये मिला। आज लगभग सब लोग हमारे परिवार के कहीं न कहीं तो इत्मीनान से, अल्लाह का फजलो करम है, अपनी जिंदगी अच्छे ढंग से गुजार रहे हैं। ये सोच इस इलाके के लिए एक बड़ी सोच है और इस सोच को हम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और इस मंच से एक ही दरखास्त करेंगे, हम इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सारे लोग यहाँ जितने वॉलेंटियर, 2 मुखिया हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे पंचायत के भी मुखिया जी बैठे हुए हैं, बगल के बसवाड़ी पंचायत के मुखिया जी बैठे हुए हैं, हमारे वार्ड सदस्य भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट होगा कि इस मरहले को आगे बढ़ाने का एक ही सूरत है। आज तो हर जगह हाई स्कूल हो गया, महसाकुल में भी हाई स्कूल हो गया, बसवाड़ी में भी हाई स्कूल हो गया, अब जाने की ज्यादा दूरी नहीं है।
सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर दिए तो आपके बच्चे में आज के डेट में मेरिट की कमी नहीं है, वो चीज है नशा। अगर आप लोग चाह ले, हम लोग को जो मदद चाहिएगा हम लोग मदद करने को तैयार है। इसमें अभी सर कह रहे हैं हर तरह की मदद करने को हम तैयार हैं। आप दोनों आदमी खड़े होइए, ये आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। नशा तो अगर कंट्रोल कर लिएगा आपके बच्चे आगे निकल जाएंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।